चार पैरों वाला एक जानवर होता है, चौपाया जानवर। नाम नहीं ले रहा, खामखा किसी की भावनाएं आहत हो सकती है, समझने वाले समझ जाएंगे। उस जानवर के बारे में सदियों पुरानी एक कहावत है कि उसकी पूंछ को सीधी करने की कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी जतन कर लो, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। वही हाल इन भाई साहब का है। आए दिन इनका एजेंडा, इनकी नफरती सोच, इनकी करतूत और इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है। इनका नफरती चेहरा बेनकाब होता है, लेकिन इनकी फितरत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ही तिहाड़ रिटर्न चिप वाले चौधरी साहब का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इनके हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे को पलीता लग गया। तब इन्होंने रफू करने के लिए जो खबर चलाई, उसमें भी फितूरी दिमाग के रसायन से निकले घोल की तरह खबर बनाई और परोस दी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फेल हुई तो दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई और खबर की शक्ल में ठेल दी। कहानी तो आप जान ही चुके होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए छोटा सा रिकैप कर देते हैं। राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद और मोदी भक्ति का चोला उठकर हर रोज विपक्षी नेताओं और मुसलमानों को टारगेट करके दुकान चलाने वाले इस शख्स ने 2 जून को एक फर्जी खबर चलाई थी, नफरती एजेंडे से लबालब होकर। कल उस खबर की हकीकत सामने आई और इसके जहरीले एजेंडे की पोल खुल गई। ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हम जैसे हजारों लोगों ने इसे आईना दिखाना शुरू कर दिया। तब इसने अपने शो में क्या खेल किया, देखिए और समझिए। और हां, आधी रात को किसी खास अवस्था में पहुंचकर बिना नाम लिए इशारों में इसने हम जैसे लोगों को जवाब दे दिया। हम जैसों को कुंठित और अपने को कामयाब घोषित भी कर दिया। उसका भी जवाब इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले इसके जहर भुजे तीरों से तीरों के उल्टा लौटने पर बात कर लेते हैं। जो तीर इसकी तरफ लौटा, जख्मी ये खुद हुआ, एक्सपोज ये खुद हुआ ये कि 31 मई की रात को बुलंदशहर के गुलाबटी इलाके के गांव में 4 मंदिरों पर हमले हुए। भगवान की कुछ मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े गए मंदिरों में एक बहुत पुराना मंदिर भी था। किसी को पता नहीं चला कि हरकत किसने की, मंदिर और मूर्तियों पर हमले किसने किए। जाहिर है इलाके के लोगों में बहुत नाराजगी थी। आखिर मंदिर तोड़ा गया था, नाराजगी वाजिब थी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी, लेकिन इस बंदे ने 2 जून को अपने शो में उन मंदिरों के तोड़े जाने का ऐसा विश्लेषण किया, ऐसे पेश किया जैसे यह हरकत किसी मुसलमान की हो या मुसलमानों के किसी समूह ने इस घटना को अंजाम दिया। इसने बुलंदशहर में मुसलमानों की आबादी का जिक्र किया, हिंदू और मुस्लिम की आबादी का जिक्र किया और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रच दी। कुछ ऐसे हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो देश में दंगे भड़क जाते हैं, लेकिन मंदिर पर अगर हमला हो जाए तो हमारे देश में चर्चा तक नहीं होती। और बड़े दुख की बात है, दिल्ली से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में 4 मंदिरों पर हमला किया और इस घटना को हुए अब लगभग 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। आपको किसी मीडिया में, किसी न्यूज चैनल में खबर तक नहीं मिलेगी, या यूं कह लीजिए कि इस घटना पर पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। बुलंदशहर जिले में लगभग 78% और भी बहुत कुछ इसने कहा। 22% मुस्लिम। सुधीर चौधरी ने बुलंदशहर में मंदिर पर हमले की ऐसी कहानी बना दी जिसे सुनकर कोई भी यही मानेगा कि मंदिरों पर हमला मुसलमानों के किसी ग्रुप ने किया होगा। ऐसी थ्योरी इसके बाकी नफरती जहरीले भाई बंधु जितने चैनलों पर हैं, सब ने अपने अपने चैनलों पर इसी अंदाज में गढ़ी और करोड़ों लोगों तक यह पहुंचा दिया गया कि मंदिर तोड़ने वाले कौन लोग हो सकते हैं। शक की सुई मुसलमानों की तरफ। सोशल मीडिया पर ऐसा ही माहौल बना दिया गया। पुलिस जांच में कल कहानी जब पलट गई, इसका मुंह जब एक बार फिर काला हुआ, तब इसने कैसे रफू किया और तब अपनी फितरत के मुताबिक क्या कुछ कहा, आगे सुनिए। कल यानी 8 जून को बुलंदशहर पुलिस ने खुलासा किया
कि मंदिर तोड़ने वाले मुसलमान नहीं, मंदिर पर हमला करने वाले मुसलमान नहीं, बल्कि 4 हिंदू थे। 31 मई की रात शराब पीकर चारों ने मंदिर और मूर्तियों को निशाना बनाया, तोड़फोड़ की। पुलिस ने चारों के नाम भी बताए। मुख्य आरोपी हरीश शर्मा उर्फ इलू है। बाकियों का नाम शिवम, केशव और अजय है। चारों में कोई मुस्लिम नहीं, सभी हिंदू हैं। और मैं जानबूझकर बार बार कह रहा हूं कि चारों हिंदू हैं, क्योंकि मोदी भक्त नफरती मीडिया ने जानबूझकर ऐसे मामले में मुसलमानों को फंसाने की कॉन्स्पिरेसी गढ़ी या शक के घेरे में मुसलमानों को डालकर तनाव पैदा करने और आपके भीतर नफरत की चिंगारी को भड़काने की कोशिश की थी। कल जब मंदिर पर हमले की हकीकत सामने आई तो सुधीर चौधरी को हजारों लोग ट्रोल करने लगे, लानतें भेजने लगे, माफी मांगने को कहने लगे कि अब हकीकत दिखाओ कि मंदिर पर हमला करने वाले मुसलमान नहीं हिंदू थे। तब इस आदमी ने फिर दिमाग लगाया कि अपने किए को अब रफू कैसे करें। एक्सपोज हो रहा है, ट्रोल हो रहा है, हजारों लोग लिख रहे हैं, तो इसने एक तरीका निकाला। इसने मंदिर पर हमला करने वाले को हिंदू बताते हुए ऐसे हिंदुओं को अपने निशाने पर लिया जो लिबरल हैं, सेक्युलर हैं या अंधविश्वास और पोंगापंथ पर सवाल उठाते हैं। बड़ी चालाकी से इसने अपने हमले का रुख उनकी तरफ कर दिया जो हिंदू होकर भी धर्मांध नहीं होते या धर्म की आड़ लेकर नफरत की बातें नहीं करते। यानी कि एक फिर नई थ्योरी इसने कल कर दी, वो भी सुनिए। ये कल के बुलेटिन का छोटा सा हिस्सा। हमारे देश में जब किसी मंदिर पर इस तरह का कोई हमला होता है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये हमला किसी दूसरे धर्म के लोगों ने किया होगा, और लोग इस बात की कभी कल्पना भी नहीं करते कि कोई हिंदू ही खुद हिंदू मंदिरों में इस तरह की हिंसा करेगा, तोड़फोड़ करेगा। लेकिन ये सच है कि इस घटना में ऐसा ही हुआ, और आज बात सिर्फ इस घटना की नहीं है। पूरी दुनिया में शायद हिंदू धर्म ही अकेला ऐसा धर्म है जिसे मानने वाले लोग ही इसकी आलोचना करते हैं और अपने धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं पर सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। हमारे देश में जब किसी मंदिर पर इस तरह का कोई हमला होता है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यह हमला किसी दूसरे धर्म के लोगों ने किया होगा, और लोग इस बात की कभी कल्पना भी नहीं करते कि कोई हिंदू ही खुद हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के लिए, हमले के लिए सुधीर चौधरी ने अपने बुलेटिन में उदार और लिबरल हिंदुओं की सोच को जिम्मेदार ठहराया। जब मुसलमानों को फंसाने वाली दाल नहीं गई, जब वो थ्योरी बेनकाब हो गई, पोल खुल गई, तो नई थ्योरी लेकर आ गया। यही इसकी फितरत है। मोटी चमड़ी और बेशर्मी ऐसे लोगों की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी। ऊपर से मोदी योगी की सत्ता का संरक्षण है, लिहाजा अहंकार कुछ ऐसा होता है कि सैया भय कोतवाल तो डर गए। अलग अलग चैनलों पर ऐसे लोग एंकर का लबादा उठकर चापलूसी और नफरत का कारोबार करते हैं, हर रोज करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। शाह जो मिला, संरक्षण जो मिला, सरपरस्ती जो सत्ता की। बुलंदशहर के मामले में जिस तरह से ऐसे लोगों ने फर्जी कहानी गढ़ी या पुलिस या जांच से पहले अपना फैसला सुना दिया, उसके आधार पर इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। फेक न्यूज फैलाने की कार्रवाई, शहर में तनाव पैदा करने की कार्रवाई, हिंदू मुसलमानों के बीच एक दंगे जैसा माहौल पैदा करने की कार्रवाई, लेकिन नहीं होगी कार्रवाई। कौन करेगा कार्रवाई? चैनलों की वो संस्था जिसमें इसके मालिक भी शामिल है, या यूपी पुलिस जो इनके योगी जी की है, सूचना प्रसारण मंत्रालय जो इनके आकाओं का ही है, जिनके सामने हर रोज नतमस्तक होते हैं, सामने बैठकर प्लेट में चाट पकौड़े खाते हैं। तभी तो ये लोग कुछ भी फर्जीवाड़ा करके बच निकलते हैं। फेक न्यूज फैलाकर दंभ के साथ अगले दिन चैनल पर दिखने आ जाते हैं कि लो हम फिर अपने एजेंडे के साथ आ गए, जो करना है कर। यही अंदाज होता है इनकी। ऐसी बेशर्मी और कलंक कथाओं की लिस्ट अगर बनाने लगे तो मेरा यह वीडियो कम से कम 10 घंटे का बन जाए। जहां भी मोदी, शाह या योगी की नाकामियों का जिक्र होता है, ऐसे लोग कवच बनकर सामने खड़े हो जाते हैं, मीडिया का लबादा उतारते हैं, मीडिया मैन के रूप में दिखते हुए अपनी तरफ से कवर फायर देते हुए सत्ता के पक्ष में खड़े हो जाते हैं।
चाहे वो मोरबी में पुल टूटने से करीब 150 लोगों की मौतों का मामला या कोई और घटना। मोरबी हादसे के बारे में भी शख्स ने पुल और पब्लिक को ही जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन सरकार को जांच से पहले खुद ही अपने शो में इसने क्लीन चिट दी थी। ज्ञान देता रहा कि अगर इतनी पब्लिक उस पुल पर नहीं जाती, अगर पब्लिक सचेत होती तो यह हादसा ना होता। सरकार का कोई कसूर इनकी नजर में था नहीं। जिसकी मिली भगत से ऐसे कारोबारी को पुल का ठेका दे दिया गया जो मच्छर मारने वाले रैकेट और घड़ियां बनाता था। सरकार न तो इसके निशाने पर थी, न वो लोग, न वो सिस्टम, निशाने पर थी पब्लिक, भीड़। कितनी मिसालें दें आपको। विपक्ष और मुसलमान इनका प्रिय टारगेट है। ऐसा लगता है कि हर रोज दोपहर की न्यूज मीटिंग में यही खोजते हैं कि कहां से क्या मसाला निकाला जाए, किस खबर को कैसे ट्विस्ट किया जाए, किस खबर में कौन सा एंगल फिट किया जाए, उसकी कैसी स्क्रिप्ट बनाई जाए ताकि कोई विपक्षी नेता हमारी जद में आ जाए। विपक्ष ना मिले तो मुसलमान मिल जाए, मुसलमान सीधे ना मिले तो औरंगजेब मिल जाए, लेकिन मिले तो सही। सत्ता के लिए मुनादी करना और चापलूसी का चालीसा पढ़ना ऐसे लोगों की फितरत है, इसलिए बार बार कर ये सुधरेंगे नहीं। नोटबंदी के समय ये भाई साहब 2000 के नोट में चिप खोज कर लाए थे। ऐसे चिप जो जमीन के नीचे दबे नोट को भी खोज कर इनके आकाओं तक सिग्नल भेज देते। चिप वाली चिपचिपी थ्योरी पर इनकी आज तक फजीहत होती है। यह अलग बात है कि वो 2000 का नोट भी अब वापस हो चुका है। इस शख्स ने और ऐसे और लोग ने, वो देवगन, चोपड़ा, गोस्वामी, कई हैं। इसने बीते 8 साल 50 फर्जी खबरें चलाई। कई बार फंसने के बाद मजबूर होकर माफी भी मांगी, लेकिन जब पूछ टेढ़ी हो तो आप उसे कितनी बार सीधी करेंगे? वापस आना तो अपनी जगह। थोड़ा अतीत को ले देंगे तो तिहाड़ से भी इनका सॉलिड कनेक्शन है। सॉलिड कनेक्शन जनाब ब्लैकमेलिंग और वसूली के आरोप में बाकायदा स्ट्रिंग कैमरे में कैद 100 करोड़ की वसूली, ब्लैकमेलिंग, खबर चलाने और खबर रोकने और महीने भर सलाखों के पीछे रहते जेल की रोटी तोड़कर बाद में किसी तरह से छूटे उसकी लंबी। अगर आप आज भी गूगल सर्च करेंगे तो सौदेबाजी करते हुए इनके वीडियो आपको मिलते हैं। इनके सहयोगी उस स्ट्रिंग की कहानी और उसके बाद की कहानी का मतलब उन दिनों ये जी न्यूज में हुआ करता और मैं न्यूज 24 का एडिटर। जब ये स्ट्रिंग में फंसे थे तब इन्हें संपादकों की संस्था के कोषाध्यक्ष पद से कैसे निकाला गया उसका मैं भी चश्मदीद गवाह। कुछ अहम मीटिंग मेरे दफ्तर, मेरे केबिन, मेरे कॉन्फ्रेंस में, मतलब न्यूज 24 के कॉन्फ्रेंस में और आज तक के दफ्तर में, उसी दफ्तर में जहां ये ऐसे शो मीटिंग में इनको अपनी करतूतों को बेशर्मी से डिफेंड करते भी देखा। जो सीधे सीधे स्टिंग ऑपरेशन, तभी जान गया कि आदमी आज भले ही जेल चला जाए लेकिन एक दिन बहुत ऊपर जाए। मेरा अनुमान सही, ये आदमी जेल गया लेकिन आज सत्ता की मीनार में ईंट और गारा बनकर चिपका। कल जब मैंने अपने वीडियो में इसकी करतूतों का खुलासा किया तो इसमें मेरा नाम लिए बिना अपने ट्विटर आधी रात को लिखा। क्या लिखा? जो लोग कामयाब नहीं हो पाते वो कुंठित हो जाते हैं। उनकी कुंठा समझ सकता, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। उनकी रोजी रोटी अगर मेरे नाम से करती तो भगवान उनकी रोजी रोटी भी बनाए रखे। जाहिर है इसका इशारा हम जैसे लोगों की तरफ है। जवाब तो देना होगा। तो अब मेरा जवाब सुन लो। तिहाड़ रंगत वसूली चौक। अगर वसूली करना, ब्लैकमेलिंग करना, जेल जाना, नेताओं के लिए सुपारी जर्नलिज्म करना, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला नफरती एजेंडा चलाना, ये सब अगर कामयाबी है तो ऐसी कामयाबी पर मैं थूकता हूं। जिसे तुम अपनी कामयाबी मानते हो वो दरअसल बेईमानी और धूर्तता का वो रसायन है जिसके लेप में तुम आपाद मस्तक लिपटे हो। तुम्हारी जैसी कामयाबी पाने की बजाय मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाना पसंद करूंगा। तुम्हारी रोजी रोटी मोदी की सत्ता की आरती उतारते हुए, नफरत का एजेंडा चलाते हुए चलती है।
मेरी रोजी रोटी की चिंता मत करो। तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी। लोगों की बेइंतहा मोहब्बत के दम पर तुम जैसे लोगों की कामयाबी को मैं फरेब के सिवा कुछ नहीं कहूं। ऐसी कामयाबी तुम्हें मुबारक। रीढ़ की ये हड्डी जो तुम में है नहीं, वो मुझे मुबारक। शायद पता भी ना हो कि रीढ़ की हड्डी होती कहां है। दिन भर कोट में मेकअप से लिपटे हुए जो रहते हो, अगर तुम्हें खुद को इसके स्टार होने पर इतना गुमान है तो तिहाड़ी चौधरी किसी दिन देश के किसी शहर या गांव में चलो, अपने लाव लश्कर को यहीं छोड़कर चलो, हमारी तरह चलो। फिर देखो कि लोग तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं, कैसे तुम्हारी घेराबंदी करते हैं। स्टूडियो से निकलोगे तो अपने स्टारडम की असलियत समझ जाओगे। अपने इको चैम्बर से निकलो, गांव देहात में घूम कर देखो, किसानों और युवाओं के बीच जाकर देखो, बेरोजगारों के बीच जाकर देखो, चौक चौराहे पर जाकर मिलो लोगों से। तब पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। और हां, मैं मोदी की सभा वाली प्रायोजित भीड़ या लेक्चर के लिए जुटाई गई सेमिनारी भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं सुधीर चौधरी। तो ये तो रहा जवाब सुधीर चौधरी को मेरी तरफ से। अब बात आपसे दर्शक के तौर पर। ऐसे लोगों की कामयाबी जिसे ये कामयाबी मानता है, आपके दम पर है, क्योंकि आप देखते हैं, क्योंकि आपको ये अपना शिकार मानता है, क्योंकि ये मानता है कि ये जो कहता है उस कहे के पीछे जो पटकथा लिखता है और जिस ढंग से सिलसिलेवार ढंग से आपके भीतर नफरत, जहर या जो कुछ भी आपके भीतर इंजेक्ट करता है, इसे लगता है ये उसमें कामयाब है। और यकीनन बहुत हद तक कामयाबी मिलती भी है, क्योंकि आप देखते हैं, क्योंकि आप सुनते हैं। और देखते और सुनते वक्त कई बार आप चेतना शून्य होते हैं, क्योंकि आपकी चेतना पर इसके शब्द शायद ज्यादा असर करते हैं कई बार। तभी तो बुलंदशहर में कोई मंदिर पर हमला होता है और ये आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करता है कि हमलावर मुसलमान हो सकते। उसके लिए बुलंदशहर की आबादी बता देता है। देश में कोविड का जब दौर आता है तो ऐसे लोग आपको बताते हैं कि कोविड के करियर, कोविड फैलाने वाले मुसलमान हैं, तबलीगी जमात के लोग हैं, ये कोविड के दौरान कोरोना बम है। और ऐसे एक नहीं, हजार मौकों पर ये आपको बार बार आपको अपनी इस न्यूज की प्रयोगशाला में आपको एक शिकार मानता है, आप पर प्रयोग करता है और उस प्रयोग में कई बार कामयाब होता है, क्योंकि आप इसके जाल में फंसते हैं, वही सोचते हैं जो ये चाहता है आप सोचें। बाकी काम वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आने वाले संदेश कर देते हैं। ऐसे वीडियो हजारों लोगों के व्हाट्सएप पर जाते हैं। गली मोहल्ले में घूमते हुए, पार्क में घूमते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए, शाम को घूमते हुए, घर में बैठे हुए, ड्राइंग रूम में बैठे हुए आप उसी वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, लोगों से बात करते हैं। सुधीर चौधरी का तो ठीक रहा है, बस इसका एजेंडा कामयाब होता है, जो एजेंडा दरअसल ऊपर का एजेंडा, सत्ता का एजेंडा है। और ऐसे लोगों का चरित्र कुछ नहीं है। मैं जानता हूं ऐसे लोग 2014 के पहले किसी और सत्ता के दौर में ऐसे ही यही काम कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। किन किन नेताओं के यहां दरबार लगाते थे, किसके किसके यहां ऐसे लोग दरबारी थे, मुझे पता है, मैं जानता रहा बहुत करीब से। आसपास की खबरें रिपोर्टर के जरिए वो तमाम जानकारियां, चूंकि न्यूज चैनल में रहा हूं, आती रही है। सत्ता बदली, इसने निष्ठा बदली। कल को कोई और सत्ता में आएगा तो फिर ऐसे ही सत्ता के सामने नतमस्तक होकर यही करेगा जो आज कर रहा है। लेकिन आज दौर मोदी की सत्ता है, इसलिए आज मोदी के सामने नतमस्तक है। और जो ये कर रहा है, जो दरअसल हर रोज ये कलंक कथा लिख रहा है, उसको ही अपनी कामयाबी मानता है और इसके लिए जिम्मेदार। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते, फिर मुलाकात होगी। ऐसे लोग टेलीविजन चैनलों पर कुछ कहें, कुछ बताएं, कुछ आपके दिमाग में डालने की कोशिश करें, तो एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, समझ में आएगा कि आपके साथ क्या होगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी।